यस, आज हम हमारे न्यू चैप्टर में हैं अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। बोल सकते हो, टेंशन नहीं है, सब वापस रिपीट कर सकते हो, इतना कोई इश्यू नहीं है। चलो देखो, अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। देखो, अमालगमेशन ऑफ कंपनीज का एक बेसिक मीनिंग बताने से पहले एक सिंपल सी बात करता हूँ आपसे कि हमें ना, जैसे दो शॉपकीपर है, दो क्या है, एक शॉपकीपर है, वो शॉपकीपर क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी दुकान क्या हो जाए, आपस में शामिल हो जाए, आपस में क्या हो जाए, शामिल हो जाए। तो शामिल हो जाए तो या तो फिर वो पार्टनरशिप फर्म खोले, क्या खोले भाई, वो पार्टनरशिप फर्म ही खोली जाएगी। वो तो भाई सीधी सी बात है कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में रजिस्टर्ड है वो तो। ये जितनी भी दुकानें हैं वो सब फर्म्स हैं, जितनी भी दुकानें हैं वो सब क्या है, वो जितनी भी दुकानें हैं सारी की सारी फर्म है। तो अब एक बात बताओ, फर्म अगर आपस में मिलती है तो उसको क्या कहा जाता है, पार्टनरशिप फर्म। क्या कहा जाता है उसको, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट हो गया वो, ठीक है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। तो कोई भी दो बिजनेस या फिर कोई एक बिजनेस को बंद करके नए बिजनेस में घुस जाना, नया नाम लिख देना, तो वो कहलाता है अमालगमेशन। अमालगमेशन का मतलब क्या होता है, जॉइंट होना। क्या होना, जॉइंट होना, यानी अमालगमिट होना, ठीक है, शामिल होना। और ये शामिल किसका हो रहा है यहाँ पर, कंपनीज का। जैसे एक मैंने एग्जांपल लिख दिया यहाँ पर कि एक जे लिमिटेड नाम की कंपनी है और एक एस लिमिटेड नाम की कंपनी है। दोनों कंपनियां आपस में मर्ज होके क्या बन रही है, जेएस लिमिटेड। तो इसको कहते क्या है, अमालगमेशन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको, कि दो कंपनियां आपस में मिलके कौन सी कंपनी बन रही है, जेएस लिमिटेड बन रही है। एग्जांपल दो, शाबाश, वोडाफोन और आइडिया। पहले वोडाफोन अलग कंपनी थी, आइडिया क्या थी, अलग कंपनी। तो वोडाफोन ने अपनी दुकान बंद करी, आइडिया ने भी क्या करी, अपनी दुकान बंद करी, और दोनों ने मिक्स होके क्या ओपन करी, वीआई। समझ आ गई बात। इससे ये मतलब हुआ कि वोडाफोन और आइडिया, अब वो दोनों कंपनियां है ही नहीं, उनके शटर क्या हो गए, पूरे डाउन हो गए। लेकिन दोनों ने मिलके क्या कर लिया, एक वीआई ओपन कर दिया, यानी नया यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर दिया इन्होंने। क्लियर है क्या आपको, नई कंपनी बिल्ड कर दी। या फिर ऐसा होता है कि कोई एक जे लिमिटेड नाम की कंपनी है, उसने अपना ये नाम हटा के क्या कर दिया, एस लिमिटेड कर दिया। या फिर जे लिमिटेड नाम की कंपनी, वो पूरी कंपनी किस में शामिल हो गई, एस लिमिटेड में शामिल हो गई। मतलब जैसे वी नाम की कंपनी वोडाफोन है, तो वोडाफोन का पूरा हट गया और वोडाफोन पूरा किस में शामिल हो गया, आइडिया में शामिल हो गया। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ इंश्योरेंस का। मैंने थोड़े टाइम पहले देखा था, एक्साइड इंश्योरेंस लाइफ कभी सुना हुआ आपने, नहीं सुना हो तो भी कोई बात नहीं। एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस वो अब क्या, किस में मर्ज हो गया है, वो HDFC में शामिल हो गया। किस में शामिल हो गया वो, तो वो अमालगमेशन ही हुआ ना, कि एक कंपनी ने अपना पूरा अस्तित्व खत्म कर दिया और वो किस में शामिल हो गई, किसी नई कंपनी में अमालगमिट हो गई। किसी नई कंपनी में क्या हो गई, अमालगमिट हो गई। पहले बताओ अमालगमेशन का मतलब समझ में आ गया क्या आपको। अमालगमेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी दो कंपनी से, हाँ, कोई भी दो कंपनी से एक कंपनी में मिलके क्या हो जाती है, शामिल हो जाती है। या फिर कोई एक कंपनी, पूरी कंपनी हटके दूसरी कंपनी में क्या हो जाती है, शामिल हो जाती है। अमालगमेशन वो है या दो कंपनी मिलके एक बनती है, या फिर वो है जो एक कंपनी दूसरी कंपनी बनती है। दोनों की डेफिनेशन अमालगमेशन कहलाती है। तो पर इसकी तो अलग होगी ना सेकंड वाले की। नहीं, इसको अमालगमेशन का ही पार्ट होगा ना। अगर आप फर्स्ट वाले का अमालगमेशन कह रहे हो तो सेकंड वाले की तो अलग होनी चाहिए ना, क्योंकि जे लिमिटेड अलग कंट्रीब्यूट होके या कन्वर्ट होके एस लिमिटेड बनता है। इसको बेसिकली नाम कहा जाता है मर्जर। फर्स्ट वाला समझ गया मैं, तो बोला ना फोर में वही है ना, देखिए एस और एल अलग-अलग तो उन्होंने उसका नाम हटा दिया, बस वो उसमें ऐड होके नाम होगा। तो अमालगमेशन का मतलब होता है ये इसके पार्ट सही है कि इस तरीके से कोई भी कंपनी आपस में क्या हो सकती है, शामिल हो सकती है। अब तूने क्या बोला कि भाई सर ये दोनों कंपनी मिलकर नई कंपनी ओपन हो गई, तो ये अमालगमेशन है। लेकिन अगर एक कंपनी बंद हो गई दूसरी कंपनी में इंक्लूड भी हो गई ना, तो भी वो क्या है, अमालगमेशन है, वो शामिल हो गए। वो क्या हो गए, वो शामिल हो गए। तो अमालगमेशन मतलब समझ गए, चाहे शामिल हो या फिर दोनों कंपनियां बंद हो के क्या बने, नई कंपनी बने, डजंट मैटर। जो ट्रीटमेंट है वो एक ही होगा,
पूरी अमालगमेशन ऑफ कंपनीज में ट्रीटमेंट तो क्या होगा, ट्रीटमेंट मीन्स कि जो भी इसका सॉल्यूशन है जर्नल एंट्री से वो क्या होगी, सेम होगी। अब छोटा सा यहाँ ध्यान देना आप सभी, देखो एक बहुत आसान सा एग्जांपल लेता हूँ, छोटी सी स्टोरी, तो बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है। यहाँ देखो, यहाँ पर एक शॉप ओपन है, क्या है यहाँ पर, शॉप ओपन है। मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, तो ये शॉप कोई भी रीज़न है, कोई भी रीज़न हो सकता है, बंद करना चाहती है, कैसा भी है, वो शॉप क्या है कि अब बंद हो रही है। तो ऑफ कोर्स या तो फिर ये खुद ही रियलाइजेशन कर ले, खुद ही सारा बेच के खुद ही को ही बांट ले, लेकिन ये क्या चाहती है, किसी कंपनी में शामिल होना चाहती है। अरे किस में शामिल होना चाहती है, कंपनी में शामिल होना चाहती है, क्योंकि भाई अब इनको ये लग रहा है कि वो अकेले अब बिज़नेस में खड़े नहीं रह सकते, अकेले अब बिज़नेस में खड़े नहीं रह सकते, उनको बहुत ज़्यादा ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, तो उनको किसी न किसी कंपनी में क्या करना पड़ेगा, शामिल होना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये कंपनी पूरी बंद होगी और कहाँ जाएगी, या तो कोई नई कंपनी में, मतलब न्यू कंपनी खोलेगी, और या फिर क्या होगा, कोई पुरानी कंपनी होगी उनमें क्या जाके क्या हो जाएगी, शामिल हो जाएगी। जैसे पता ना एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस किस में शामिल हो गया, HDFC में शामिल हो गया। क्लियर है क्या? तो हमारे लिए एक सिंपल सी कहानी है, दो शब्दों को बहुत मैटर किया जाता है यहाँ पर। पहले बताओ कौन सी कंपनी बंद हो रही है, ये राइट साइड वाली, ठीक है, इसको बोला जाएगा बेटा वेंडर कंपनी। क्या बोला जाएगा इसको, जो कंपनी सेल हो रही है, सेलर हो गया, जो कंपनी बिक रही है, जो कंपनी को बेच रहे हैं, तो ये कंपनी कौन सी हो जाएगी, वेंडर। तो जहां पे शामिल होगी ना वो परचेजिंग कंपनी, वो क्या होगी कि सामने कंपनी है वो बंद हो रही है, तो मैंने इसको खरीद लिया, तो मतलब उसने बेच दिया, तो उसको क्या कहेंगे, वेंडर कंपनी, और क्या कहेंगे, सेलर कंपनी। तो मैं क्या हो गया यहाँ पर, परचेसिंग कंपनी हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा सर कि ये दोनों क्या हो गए, वेंडर, और ये क्या हो गया, ये वेंडर, और ये क्या हो गया। अरे क्लियर है क्या? इसका मतलब हमको सर है ना, आगे से पढ़ने से पहले हमको हर एक क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना पड़ेगा, पहले ये पता करना पड़ेगा वेंडर कौन है और सेलर कौन है। अरे दिखती बातों लाइन से पता पड़ जाएगा, जो भी कंपनी क्या हो रही होगी, बंद हो रही होगी, वो नाम से पता पड़ जाएगा ये कंपनी क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है। क्लियर है क्या? और नई कंपनी में क्या हो रही है, मर्ज हो रही है, फिर नई कंपनी बन रही है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, ये कंपनी बंद हो गई, एक बार तो दुकान बिकती है तो क्या होता है, लायबिलिटीज और असेट्स सामने रखी जाती है, क्योंकि बैलेंस शीट का मतलब होता है कि वही जो बैलेंसेस अमाउंट पड़े हैं सारे हमारे पास। ठीक है, तो लायबिलिटी पड़ी है और क्या पड़ी है, असेट्स पड़ी है। लायबिलिटी में एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखो, हम लास्ट चैप्टर पढ़ के आए हैं तो बेसिकली या फिर पता होना चाहिए इतना कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है, लायबिलिटी साइड का, शेयर होल्डर फंड क्या होता है बेटा, उसमें दो पॉइंट आते हैं, क्या आते हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, ये पैसा किसका कमाया हुआ है, उन शेयर होल्डर्स का। यहाँ पर ओनर के नाम से कौन होगा, शेयर होल्डर्स, क्योंकि कंपनी है, दुकान नहीं है, क्या है ये, और कंपनी में मालिक कौन होता है, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर। लेकिन अभी पूरा क्वेश्चन हम क्या मान के चल रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर, कि यहाँ पर ओनर कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर। और उसके बाद क्या आता है लायबिलिटी साइड में, नॉन करंट लायबिलिटी, और क्या आती है, करंट लायबिलिटी। क्लियर है क्या? तो हमने क्या किया, जो शेयर कैपिटल और जो रिजर्व है, सरप्लस है, वो तो हमारा कमाया हुआ है भाई यहाँ पर, तो हम इस हमारी अर्निंग अमाउंट को क्या करते हैं, निकाल के कहाँ रख देंगे, हम इक्विटी शेयर होल्डर, हम हमारा कमाया हुआ क्यों देंगे आपको, आपको तो बिजनेस चाहिए ना, आपको तो क्या चाहिए, बिजनेस चाहिए, बिजनेस का प्रॉफिट थोड़ी हम देंगे, ये तो हमारी मेहनत है। तो हमने मतलब सामने वाले को देने के लिए क्या क्या सामान बांधा, नॉन करंट लायबिलिटी बांध ली, और क्या बांध ली, करंट लायबिलिटी। तो मैंने नॉन करंट लायबिलिटी उठाई, करंट लायबिलिटी उठाई और एक बॉक्स में डाल दी, उस बॉक्स का नाम है रियलाइजेशन। उस बॉक्स का क्या नाम है, रियलाइजेशन। सीधी सी बात है, देखो मैं छोटे से बॉक्स बनाता हूँ, इस बॉक्स का नाम है रियलाइजेशन। ठीक है, अभी रियलाइजेशन ये पहला बॉक्स हो गया हमारे पास। ठीक है, और हमने एक काम क्या किया था कि शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस वो हम बेचने के लिए कैसे दे सकते हैं, वो तो हमारा अर्निंग है, तो हमने उसको कहाँ डाल दिया, हमारी जेब में डाल दिया। अब ये लायबिलिटी का पोर्शन खत्म हो गया, अब आ जाओ कहाँ आना है, असेट्स के पोर्शन में। तो असेट्स के पोर्शन में हमारे पास सिर्फ दो ही चीज़ें होती है, नॉन करंट असेट्स और क्या होती है, करंट असेट्स। तो नॉन करंट असेट्स रिलेशन के डब्बे में डाली और करंट असेट्स भी कहाँ डाल दी, रिलेशन के डब्बे, इंक्लूडिंग कैश सब डाल दिया जो भी था।
तो एक डब्बा और बनाया, आई बात समझ में। इस डब्बे के ऊपर तो क्या नाम लिखा, असेट्स, और इसके ऊपर क्या नाम लिखा, लायबिलिटी। अरे बात समझ में आ गई। और हेडिंग क्या लगी, रियलाइजेशन। तो 2 काम किए मैंने अभी तक। कितने काम किए बेटा मैंने यहाँ पर, 2। पहला काम बताओ क्या किया कि शेयर कैपिटल और रेवेन्यू सरप्लस तो वो तो मेरी मेन जेब में डाल दिए। दूसरा क्या किया, नॉन करंट लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़ को क्या किया, रिलेशन के डब्बे में डाल दिया। फिर असेट्स में नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स दोनों को क्या कर दिया, ये डब्बे में डाल दिया। अरे बात आ गई समझ में। तो क्योंकि हम कंपनी को क्या करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो फिर खरीदने वाले आएंगे। अब क्या आएंगे, तो कंपनी खरीद रहे हैं तो ऑफकोर्स दुकान से कोई चीज़ खरीदोगे तो डिसाइड हुई ना रेट कि 10 रुपये, लो सर 10 रुपये और हमको ये चीज़ दे दो। तो 10 रुपये डिसाइड होंगे ना, वो 10 रुपये डिसाइड हुए हैं, उसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। क्या बोलते हैं इसको, कोई ऐसा कोई टिपिकल कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का वर्ड नहीं है ये परचेज कंडीशन, इट इज़ अ नॉर्मल वर्ड। जैसे भाई मैं दुकान पे जाके कोई चीज़ खरीद रहा हूँ तो मैंने इसको क्या किया, परचेज, तो उसके बदले में कंसिडरेशन मैंने क्या दिया उनको। अरे बात समझ में आ गई आपको। तो परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ खरीदोगे तो उसके बदले आपको क्या देना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। तो मैं इस कंपनी को खरीद रहा हूँ तो बदले में कुछ तो दूंगा, तो जो दूंगा उसको क्या कहते हैं, पीसी। और पीसी की फुल फॉर्म क्या हो गई, परचेज कंसिडरेशन। क्या फुल फॉर्म हो गया बेटा, परचेज कंसिडरेशन। कि मैंने ये परचेज किया, उसके बदले क्या किया, कुछ कंसिडर किया। क्लियर देखिए आप मुझे। तो परचेज कंसिडरेशन, वेरी गुड, कुछ भी दे सकते हैं, शेयर्स दे सकते हैं, कैश दे सकते हैं, चेक दे सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी दे सकते हैं, XYZ कुछ भी दे सकते हैं। क्लियर है क्या, वो सब भी बताएंगे। चलो अब यहाँ पर वो सामने वाली एक कंपनी आ गई, तो वो सामने आई, क्या बोले वो कि सर हमको है ना आपकी कंपनी चाहिए और हम डिसाइड करते हैं 5 लाख रुपए। कितने रुपये डिसाइड करते हैं, 5 लाख रुपए से मैं सर हम आपको है ना क्या देंगे, 3 लाख रुपए के तो इक्विटी शेयर दे देंगे, 3 लाख रुपए तो क्या दे देंगे, इक्विटी शेयर, और 2 लाख रुपए का आपको क्या दे देंगे, कैश। 2 लाख रुपए का आपको क्या दे देंगे, कैश दे देंगे। तो बताओ, पहले तो बताओ उस पूरी कंपनी का पेमेंट कितना डिसाइड हुआ, सेल प्राइस कितनी डिसाइड हुई, 5 लाख रुपए पूरे डिसाइड हुए। और 5 लाख रुपए को डिसाइड हुए, उसको क्या कहते हैं, पीसी। क्या कहते हैं इसको, पीसी। पीसी कौन देगा, कंपनी देगी, सामने वाली कंपनी देगी ना, ऑफ कोर्स परचेसिंग कंपनी देगी मेरे को। और फिर आगे देखेंगे, फिर हम पूछेंगे भैया पीसी में क्या क्या दोगे आप, तो उसने 2 आइटम बताए कि सर आपको 3 लाख रुपए के तो क्या देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, और आपको फिर 2 लाख रुपए का क्या दे देंगे, कैश। ठीक है, पीसी भी क्या मिलेगा वो भी पता पड़ गया। अरे बात आ गई समझ में, पीसी क्या मिलेगा वो भी क्या हो गया भाई, पता पड़ गया। तो पीसी मिल गई हमको, और अब उस पीसी को हम इक्विटी शेयर होल्डर आपस में क्या कर लेंगे, मालिक बांटेंगे ना इस पैसों को, तो इस पूरे पैसों को मालिक आपस में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। अरे क्लियर है क्या मुझे। अब मालिक ने उन पैसों को क्या कर दिया, बांट लिया। अब वो हिसाब लगाएं कि इसको बेचने से फ़ायदा हुआ कि नुकसान। इस पूरी कंपनी को बेचने से फ़ायदा हुआ कि, खुद की भी तो एक वैल्यूएशन होगी ना, क्या कि अगर मेरी कंपनी इतनी है, मैं इसको इतने में जैसे बेचूंगा तो सामने वाला इतना देगा नहीं देगा, सामने वाले ने 5 लाख शाबाश, उसको पीसी डिसाइड करना कहते हैं। वो उसको कहते हैं क्या, मतलब अपन में तो निकालेंगे वैल्यूएशन, वो 5 लाख रुपए अपन ने ही निकाली है। अच्छा, सामने वाले को तो हमने सिर्फ बताया है कि 5 लाख में बेचेंगे, लेना तो लेने तो मतलब, समझ गए क्या। हाँ बिल्कुल, वो तो बात का मैटर, अभी देखेंगे क्या होता है। ठीक है। अरे क्लियर है क्या आपको ये चीज़। अब सुनो मेरी बात, लास्ट में क्या बोला मैंने आपको, उसको बेचने से या तो फ़ायदा होगा या फिर क्या होगा, नुकसान। तो बताओ, अब शुरू से एक बार काम करेंगे सारा। सबसे पहले क्या किया, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स कहाँ डाल दिए अपने, क्यों, हमारा खुद का अर्निंग अमाउंट है। दूसरा काम क्या किया, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी को एक बॉक्स में डाल दिया, रिलेशन के बॉक्स में डाल दिया। तीसरा काम क्या किया, करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स को भी एक किस में डाल दिया, बॉक्स में डाल दिया। अब पेमेंट की बात आई तो पहले पेमेंट डिसाइड हुआ, कितने रुपये डिसाइड हुआ, वो देने के लिए राजी हो गया। फिर अगला काम क्या किया, फिर उनसे क्या क्या लिया अपन ने, क्या क्या लिया, इक्विटी शेयर लिया और क्या लिया, कैश लिए। फिर अगला काम क्या किया, वो आपस में क्या कर लिए, बांट लिए। और फिर लास्ट में क्या देखा, क्या प्रॉफिट हुआ के लॉस हुआ। और कुछ बात आई क्या समझ में आपको, बहुत इजी और सिंपल है। तो अब देखो यहाँ पर कि जब कभी भी अमालगमेशन ऑफ कंपनीज का क्वेश्चन आता है तो पहले क्या देखा जाता है, जो वेंडर कंपनी कौन सी है और
परचेसिंग कंपनी कौन सी है। अगर बात आ गई समझ में, तो ये पोर्शन कहलाता है, जैसे मैं छोटा सा लेता हूँ, ये वेंडर कंपनी, ये जे लिमिटेड, और ये क्या है, परचेसिंग कंपनी। अगर बात आ गई समझ में, तो वेंडर कंपनी अपनी सारी असेट्स और लायबिलिटी किसको देगी, परचेसिंग कंपनी को। तो बदले में एस लिमिटेड क्या देगा उसको, कंसिडरेशन देगा। उसको बोलते हैं पीसी, परचेज कंसिडरेशन। खरीदने के बदले कुछ पेमेंट किया आपने। चलो अब दोनों की बुक्स में एंट्री करनी है। इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी जे लिमिटेड, तो फिर हिसाब तो करेगा ना कहीं तो। नहीं, लास्ट में बिल्कुल हिसाब करना पड़ता है। अभी बताते देखो भी इसके हिसाब भी क्यों करना पड़ता है। और ये इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी, तो वेंडर कंपनी की बुक्स में एंट्री करनी। देखो बेटा, अभी आपको मैंने जो भी बताया ना वो सारा एंट्री में है। देखो क्या बंद करी, रिलेशन अकाउंट दिया टू असेट्स, सारी असेट्स क्या कर दी, रिलेशन के डब्बे में डाल दी ना। तो रिलेशन अकाउंट दिया टू सन्ड्री असेट्स। अरे बात आ गई समझ में, सन्ड्री असेट्स, असेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। लेकिन क्लोज करना तो क्या कर देंगे, क्रेडिट। अरे बात आ गई समझ में, अकाउंट से भी क्लोज करने होते हैं तो क्या करना होता है, उसको अपोजिट साइड लिख दो उसके। फिर दूसरा काम क्या किया, लायबिलिटीज और प्रोविजंस। लायबिलिटीज प्रोविजन मतलब समझ गया, नॉन करंट और करंट, तो उनको भी क्या कर दिया, क्लोज। लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, सीआर। तो बंद करने के लिए क्या करेंगे, देखो एंट्री बनाना भी सीख रहे हो ना। तो लायबिलिटीज अकाउंट डीआर, प्रोविजंस अकाउंट डीआर, और टू क्या है, रिलेशन। एक और काम किया था, शेयर कैपिटल रिजर्व अपनी, तो ये भी तो लायबिलिटी का साइड में लिखा जाता है, तो ये भी सीआर बैलेंस होता है इसका। बंद करने के लिए क्या करेंगे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स और क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये किसकी जेब में जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर। देखो एक ही बात है, रियलाइजेशन की जगह मैंने क्या लिख दिया, रिलेशन का मतलब है कि ये सामने वाली कंपनी के पास जाएगा, और इक्विटी शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है, अरे कुछ आई क्या बात समझ में। तो तीन एंट्री बताओ, रिलेशन अकाउंट डीआर टू सन्ड्री असेट्स, असेट्स सारा सामान बांध दिया अपन ने। फिर लायबिलिटीज प्रोविजन अकाउंट डीआर टू रिलेशंस, ये भी सामान बांध दिया सारा। और जो नहीं बांधना था वो कहाँ डाल दिया, इक्विटी शेयर होल्डर में। इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स और पी&एल, और टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। बेटा पक्का समझ में आया कि आपको ये तीनों एंट्रियाँ। अब अगली तीन एंट्रियाँ, पीसी की एंट्री बताई थी मैंने आपको। देखो पहले तो पीसी अमाउंट डिसाइड हुई, उसको बोलते हैं पीसी ड्यू। क्या बोलते हैं, मैंने एक लाइन बोली थी आपको बता दो, पीसी देने वाला कौन है, परचेजर, परचेजिंग कंपनी। देखो सीधा उसका नाम आया पहले, परचेसिंग कंपनी अकाउंट डीआर टू रिलेशन, लाइक टू बी एस लिमिटेड अकाउंट डीआर टू रिलेशन। परचेसिंग कंपनी कौन है यहाँ पर, तो एस लिमिटेड अकाउंट डीआर टू रिलेशन। तो परचेसिंग कंपनी अकाउंट डीआर टू रिलेशन, टोटल कितने रुपए मिल रहे हैं, पीसीडी हो गया, मतलब डील साइन हो गई इन केस। अब उसके बदले में क्या मिल रहा है आपको, जो मिल रहा है वो डेबिट, जो मिल रहा है वो, कि देने वाला कौन है, तो क्रेडिट द गिवर। क्लियर है क्या आपको जी। तो क्या होगी, इक्विटी शेयर इन परचेसिंग कंपनी। अरे वो खुद का ही इक्विटी शेयर देगी ना, वो खुद का ही क्या देगी, ठीक है। अभी प्रेफरेंस शेयर को दिमाग में नहीं रखना है ना। इक्विटी शेयर इन परचेसिंग कंपनी, बैंक और क्या है, कैश। तो जो जो आइटम हमको परचेसिंग कंपनी से मिला, अभी आप क्या हो, वेंडर हो बेटा, अभी आप क्या हो, तो इक्विटी शेयर इन परचेसिंग कंपनी अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर और कैश अकाउंट डीआर। और देने वाला कौन, अरे कुछ बात है क्या समझ में। और फिर इसको आपस में क्या कर लेंगे, तो कौन बांटेगा भाई, इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डीआर टू में क्या क्या बट रहा है, इक्विटी शेयर इन परचेसिंग कंपनी और बैंक और कैश जो भी है आपका। अरे क्लियर है क्या आपकी चीज। और तीनों एंट्रियाँ पीसी की हो गई, तो पीसी से रिलेटेड एंट्री कितनी हो गई, तीन। सामान बांधने से रिलेटेड एंट्री कितनी हो गई, तीन। अरे कुछ याद हुआ क्या, सामान बांधने से रिलेटेड एंट्री कितनी हो गई बेटा, तीन हो गई। और पीसी से रिलेटेड एंट्री कितनी हो गई, तीन। तो एक बार वापस मेरे साथ रिवाइज करो। सबसे पहली एंट्री बताओ क्या, रिलेशन अकाउंट डीआर टू सन्ड्री असेट्स, लायबिलिटीज और प्रोविजन टू रियलाइजेशन, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स और पी&एल टू इक्विटी शेयर होल्डर। क्लियर है क्या। पीसी की पहली एंट्री सामने वाली कंपनी का नाम, ऐसे याद रख लो। तो परचेसिंग कंपनी अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन। फिर सीधी सी बात, पीसी की एंट्री मेरा दिमाग फिक्स है। देखो रट्टू पपट भी बैठते हैं बहुत सारे बच्चे। पीसी की जो एंट्री है वो जो डेबिट में, वो अगली एंट्री में क्रेडिट में है। देखो वो अगली एंट्री में क्या है, देखो
तो परचेसिंग कंपनी अकाउंट ईयर 2 क्या है? फिर अगली एंट्री क्या क्या आ रहा है? इक्विटी शेयर इन परचेसिंग कंपनी, बैंक और कैश, और 2 और डेबिट में क्या था? परचेसिंग कंपनी था ना, तो क्रेडिट हो जाएगा। फिर अगला इक्विटी शेयर होल्डर, उसके पहले एंट्री में डेबिट क्या था? वो क्या हो जाएगा? तो इक्विटी शेयर होल्डर इन परचेसिंग कंपनी और टू बैंक। अरे कुछ बात आई क्या समझ में आपको? पक्का? ठीक है शाबाश। अब आगे देखो, लास्ट में 7वीं एंट्री, ये तो बैलेंसिंग फिगर से आएगी, क्या तो प्रॉफिट होगा या फिर क्या होगा? लॉस होगा। तो रिलेशन अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर होल्डर, और या फिर इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट दिया टू रिलेशन, या तो प्रॉफिट या फिर लॉस। और हम जनरली अगर अकाउंट बनाते हैं तो कैसे निकालते हैं? बैलेंसिंग फिगर से। सीआर की टोटल को डीआर की टोटल से क्या कर देते हैं? माइनस, और जो बचता है वो प्रॉफिट या लॉस। तो इसका तो अकाउंट ही बनना है। शाबाश। अगर आपको एग्जाम में पूछे तो, और ऐसा एक क्वेश्चन कराएंगे जिसमें अकाउंट बनाएंगे, लेकिन एक बार एंट्री सीख गए ना तो अकाउंट बनाने के लिए आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। या तो अकाउंट बनाना सीख लो तो एंट्री आसान हो जाती है, एंट्री सीख लिए तो अकाउंट और आसान हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, चलो। अरे ये पक्का समझ में आया क्या वेंडर कंपनी वाला? श्योर हो? तो आगे चलें। चलो अगला क्या है? जर्नल ऑफ परचेजिंग कंपनी। हाँ भाई, अब दुल्हन की शादी हो चुकी है, रुआ के टेम्पू में बैठ गई। अब वो अब कहाँ जा रही है बताओ? वो सम्मेलन में तो ट्रैक्टर में जाते हैं साले, टेम्पू में नहीं जाते, ट्रैक्टर में जाते हैं। चलो आओ देखो, यहाँ देखो, यहाँ पर टेम्पू में सब सामान बांध दिया। अब दुल्हन कहाँ जाएगी भाई? ससुराल जाएगी। ससुराल कौन सी कंपनी है? परचेजिंग कंपनी। तो सामान उतारेंगे सारे के सारे दहेज के। अरे बात आ गई समझ में? क्या क्या उतारेंगे? जो जो उतारेंगे वो यहाँ पर उनकी बैलेंस शीट में ऐड होते जाएंगे। एक टीवी थी, एक टीवी और आ गई तो एक और लगा दी। अरे बात आ गई समझ में आपको? तो अब मेरी बात सुने, क्या क्या आया इससे? असेट सही, तो सन्ड्री असेट्स अकाउंट, और क्या क्या आया? ये तो बहुत खतरनाक है भाई। दुल्हन उधार भी लेके आई अपना, कि मुझसे मांगते हैं पैसे, मेरी फ्रेंड मांगती है, इतने रुपये दे देना आप देखो यहाँ पर। तो 2 लाइबिलिटी और 2 क्या है? अरे बात आ गई समझ में? तो अब तो जो करेक्ट बैलेंस है तो करेक्ट में ही जाएगा ना। अब तो इसका तो बैलेंस बढ़ रहा है, इसका तो बैलेंस क्या हो रहा है? क्योंकि यहाँ असेट्स आ रही है, पहले 4 थी अब 6 हो गई, तो 2 असेट्स हो रही, तो डेबिट में लिखेंगे इसको। क्या लिखेंगे इसको? क्योंकि असेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट ही होता है। तो एंट्री बताओ क्या होती है? सन्ड्री असेट्स अकाउंट डीआर। पहले असेट्स उतरी टेम्पू से, फिर 2 लाइबिलिटीज और 2 प्रोविजन। अरे बात समझ में आ गई? अब 2 साइड में क्या लिखा हुआ है? ये हमने पेमेंट कितना किया वो आएगा यहाँ पर। लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी, हमने वेंडर कंपनी के लिक्विडेटर को पेमेंट कितना किया, इसको आप यहाँ लिख सकते हो पीसी। ये परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू, वो 5 लाख है ना, 5 लाख वो लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, एंट्री बताओ, देखो वापस पहले बताओ क्या है? सन्ड्री असेट सही, सन्ड्री असेट अकाउंट दिया, 2 लाइबिलिटीज, 2 प्रोविजंस और 2 लिक्विडेटर टू वेंडर कंपनी की अमाउंट कौन सी आएगी? पीसी की। क्लियर है क्या? सर व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विडेटर? दुल्हन के मामा वही आएंगे हिसाब करने। तो यहाँ कंपनी के कौन है भाई साहब? लॉयर और सीए। क्योंकि सीए क्या करेगा? अकाउंटिंग तो वही कर सकता है, सारे रिकॉर्ड्स तो वही मेंटेन कर सकता है, और लॉयर क्या कर सकता है? इसको लीगली बना सकता है। उस सारी डील को क्या बनाएगा? लीगली बनाएगा। तो लॉयर और सीए क्या कहलाते हैं? आपके लिक्विडेटर कहलाते, समापक, मतलब उसको बंद करने वाले। और इनके बिना कंपनियां आपस में बंद नहीं हो सकती। तुम आपस में सलाह मशवरा कर दो, लड़ी होगी तो तुम्हारे ऊपर है। अरे मेरी बात समझ गए क्या? लिक्विडेटर का मतलब क्या हुआ? सीए और लॉयर। सीए क्यों? अकाउंट्स बुक्स तो वही कंप्लीट करेगा, पेमेंट तो वही बनाएगा, और लॉयर क्या करेगा? उसको लीगल बनाएगा। क्या अभी लीगली क्या हो, ये मर्ज हो गए। अरे बात आ गई समझ में आपको? नहीं तो वो घर की तरह होता है ना, कि कोई धोख देते हैं तो 50 रुपये दोनों भाई बहन के शामिल लेके चल जाते हैं। तो 25-25 आने चाहिए थे, लेकिन फिर बाद में क्या हो जाता है? 40 से 10 आता है। हाँ, वो झगड़ा हो जाता है 40 से 10। तो वैसे झगड़ा नहीं चाहिए यहाँ पर। क्लियर है क्या? अब बैलेंसिंग फिगर से देखो,
जेलेंट्री का नियम है डीआर और सीआर वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, इक्वल। अगर डीआर में बैलेंसिंग फिगर आता है तो क्या होता है, गुडविल, और सीआर में बैलेंसिंग फिगर आता है तो क्या होता है, इसका मीनिंग समझाता हूँ। गुडविल का मतलब होता है कि आप ज़्यादा पेमेंट देके आ गए, वैल्यू थी इसकी थी 4 लाख की थी, लेकिन देके कितने आ गए, उसने इज्जत कमाई भाई इतने सालों तक। और कैपिटल रिजर्व का मतलब क्या होता है कि उल्टा कम देके आ गए, तभी तो रिजर्व में फ़ायदा हो गया। क्या हो गया भाई, फ़ायदा, उस फायदे को कहाँ डाल देते हैं, कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं। अरे बात आ गई समझ में। चलो बताओ, जर्नल ऑफ परचेसिंग कंपनी बताओ क्या आएगा। हाँ, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डीआर, गुडविल अकाउंट डीआर, टू लायबिलिटीज, टू प्रोविजन, टू लिक्विडिटी ऑफ वेंडर कंपनी, टू कैपिटल रिजर्व। दोनों में से कोई एक वैल्यू आएगी, ध्यान रखना है ना। और फिर लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी, लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी को क्या दिया अपन ने, जो भी पीसी में दिया ना अपन, क्या क्या दिया, बैंक दिया, कैश दिया और इक्विटी शेयर। अब कैपिटल आएगा कि ये तो इशू कर रहे हैं, ये कंपनी तो इक्विटी शेयर क्या कर रही है, तो ये तो प्रॉपर लिखेगी टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और अगर प्रीमियम पे इशू किया तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अरे कुछ समझ आया क्या आपको, ये सारा मैटर समझ में आ गया क्या। चलो चैप्टर का नाम अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। अमालगमेशन ऑफ कंपनी का मतलब कि कोई कंपनी खुद से नहीं संभल पा रही है तो वो क्या करेगी, मर्ज हो जाएगी कुल मिला के। क्लियर है क्या। तो फिर जो कंपनी मर्ज होने जा रही है वो वेंडर कंपनी है, और जिसमें मर्ज हो रही है वो परचेसिंग कंपनी। वेंडर कंपनी में कितनी एंट्रियाँ, 7। कितनी एंट्रियाँ भैया, 7। पहली रिलेशन टू सन्ड्री एसेट्स, सेकंड लायबिलिटीज अकाउंट डीआर, प्रोविजन अकाउंट डीआर, टू रियलाइजेशन, फिर इक्विटी शेयर, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व्स और P&L, टू इक्विटी शेयर होल्डर। पीसी की कितनी एंट्रियाँ, डायलॉग क्या था, डेबिट वाली वैल्यू अगली एंट्री में कहाँ जाएगी, क्रेडिट में। तो परचेसिंग कंपनी अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन क्या क्या आया, दहेज में इक्विटी शेयर इन, यहाँ पर देखो इक्विटी शेयर इन परचेसिंग कंपनी, बैंक कैश, और क्या आ जाएगा 2 में, परचेसिंग कंपनी, इन्होंने दिया ना। और फिर इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट दिया 2, आपस में बांट लिया जो भी आया, इक्विटी शेयर इन परचेसिंग कंपनी और 2 बैंक। अरे क्लियर है क्या आपको ये चीज़। चलो अगला देखो, 7वीं एंट्री क्या है, रिलेशन टू, या तो इक्विटी शेयर होल्डर होगी और या फिर इक्विटी शेयर होल्डर 2 क्या होगी। अरे आम भाषा में बताओ इस एंट्री का मतलब, वो पार्टनर्स में नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते थे अपन, तो पार्टनर्स कैपिटल ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, तो वो वाली बात आती थी यहाँ पर। अब बताओ परचेसिंग कंपनी में कितनी एंट्रियाँ, पहली सन्ड्री एसेट्स अकाउंट दिया, गुडविल अकाउंट दिया, टू लायबिलिटीज, टू प्रोविजंस, टू लिक्विडेटर, टू ऑफ वेंडर कंपनी और टू कैपिटल रिजर्व। और फिर लास्ट में लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी, टू बैंक, टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी। वापस सीख दे दी भाई, हिसाब बराबर हो गया। अरे क्लियर है क्या आपको ये चीज़। ये लास्ट वाली एंट्री क्यों है? क्योंकि हमको भी तो हमारे अकाउंट्स बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि हमने कोई चीज़ खरीदी है, तो ये खरीद तो ली, उसके बदले हमने क्या पेमेंट किया, क्योंकि हमारे यहाँ भी तो वैल्यू डिडक्ट होनी चाहिए ना, हमारे यहाँ से भी वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, डिडक्ट होनी चाहिए। जैसे 10 रुपये का पेन खरीदा तो 10 रुपये जेब से निकले तो मतलब वैल्यू क्या हो गई, डिडक्ट हो गई, तो उसकी एंट्री हो गई। क्लियर है क्या। ये था आपका अमालगमेशन ऑफ कंपनीज का इंट्रोडक्शन। और नेक्स्ट क्लास में हमारी भाई काफ़ी थोड़े से बड़े हैं क्वेश्चंस, लेकिन कंटिन्यू करेंगे, तो थोड़ा सा बने रहना। लेकिन रिविजन इसको इंट्रोडक्शन को जरूर देखना, एक बार वापस भी देखो तो और ज़्यादा अच्छी बात है। हालांकि वैसे एक बार में समझ आ गया होगा, लेकिन इसके बिना आगे क्वेश्चन नहीं होने। ठीक है, अब लिख लो इसको आप सभी। आज जितना चुप रहा हूँ, कभी